व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै
मणि मंत्र स्वामी विवेकानंद के चुने हुए पत्र श्रीयुत पेरुमल को लिखित। चीनी महिलाएं बाहर दिखाई नहीं देती, उनमें उत्तर भारत के ही समान पर्दे की प्रथा है। केवल मजदूरों की ही औरत बाहर दिखाई पड़ती है। इनमें भी एक आध स्त्री ऐसी दिखाई पड़ेगी जिसके पैर बच्चे से भी छोटे हैं और वह लड़खड़ाती हुई चलती है। मैं बहुत से चीनी मंदिरों में गया। कैंटन में जो सबसे बड़ा मंदिर है वह प्रथम बौद्ध सम्राट और सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले 500 पुरुषों का स्मारक स्वरूप है। मंदिरों के बीचों बीच बुद्धदेव की मूर्ति स्थापित है। उसके नीचे सम्राट की और दोनों शिष्य मंडली की मूर्तियों की कतारें हैं। ये सभी लकड़ी में खूबसूरती से खोदकर बनाई गई हैं। कैंटन से मैं फिर हांगकांग लौटा, वहां से जापान पहुंचा। पहला बंदरगाह नागासाकी था। यहाँ हमारा जहाज कुछ घंटों के लिए ठहरा और हम लोग गाड़ी में बैठकर शहर घूमने गए। चीनियों में और इनमें कितना अंतर है। सफाई में जापानी लोग दुनिया में किसी से कम नहीं है। सभी वस्तुएं साफ सुथरी है। रास्ते प्राय सब चौड़े सीधे और पक्के हैं। प्राय प्रत्येक शहर में पिंजड़ों की भांति छोटे मकान है और उन बस्तियों के पीछे चीड़ के वृक्ष के कारण हरी पहाड़ियां है। जापानी लोग ठिगने, गोरे और विचित्र वेशभूषा वाले हैं। उनकी चाल ढाल, हाव भाव, रंग ढंग सभी सुंदर है। जापान सौंदर्य भूमि है। प्राय प्रत्येक घर के पीछे बगीचा रहता है। इन बगीचों के छोटे छोटे लता वृक्ष, हरे भरे कुंज, छोटे छोटे जलाशय और नालियों पर बने हुए छोटे छोटे पत्थर के पुल बड़े सुहावने लगते हैं। नागासाकी से चलकर हम कोबे पहुंचे। यहाँ जहाज से उतरकर हम लोग जापान का मध्य भाग देखने के उद्देश्य से स्थलमार्ग से योकोहामा आए। इस मध्य भाग में हमने 3 शहर देखे: महान औद्योगिक नगर ओसाका, पूर्व राजधानी क्योटो और वर्तमान राजधानी टोक्यो कलकत्ते से प्राय दुगना बड़ा है और आबादी भी लगभग दुगनी होगी। बिना पासपोर्ट के किसी भी विदेशी को जापान में भ्रमण करने नहीं दिया जाता। जैसे हमें कहीं जाने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है और इसी तरह हमें कहीं भी विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। शेष अगले सप्ताह। धन्यवाद। अब संतुष्ट और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जननी शारदां देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयो शिवा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यहाँ पर आए सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। एक आश्रम में एक गुरुदेव और उनके 3 शिष्य रहते थे। एक बार गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि तुम हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तो शिष्य गुरुदेव से कहते हैं कि अभी गुरुदेव अभी तो हमारी परीक्षा भी नहीं हुई। तो गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि जब समय होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो शिष्य घर की ओर चल देते हैं। तो रास्ते में उनको कांटे दिखाई देते हैं। तो जो पहला शिष्य होता है वो उन्हें अंधे कर उनके ऊपर पहुंच जाता है। दूसरा भी ऐसे ही करता है और जो तीसरा होता है वो कहता है कि अब रात भी होने वाली है और हम तो इनके ऊपर से उठ जाएंगे, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग आदमी होगा वो नहीं जा सकता। तो वो सभी कांटे करता है और डर कर आता है। फिर आगे चलते फिर उन्हें बड़ा पत्थर दिखाई देता है। उसमें इधर की जगह बची हुई थी कि
एक मनुष्य ही वहाँ से गुजर सके, तो वे दोनों उसे अभियान देखा कर आगे निकल जाते हैं। और जो तीसरा शिष्य होता है वो सोचता है कि अगर जो कोई पशु चराने वाला आ जाए तो वो कैसे जाएगा, तो वो उसे भी हटाने लग जाता है। तभी दो हाथ और लगते हैं और वो देखता है कि कौन है, तो वो देखता है वे गुरुदेव, उसके गुरुदेव थे। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम अपने घर जा सकते हो। और जो वे फिर वो उन दोनों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, तुम आश्रम चलो और तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। धन्यवाद। अब शांत भैया जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। मेरा सभी को नमस्कार। मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कोई विचार लो और उस विचार को पूरा करो। जब तक वो पूरा ना हो जाए, जब तक वो मत अपनी पूरी शक्ति लगा दो, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दो उसको पूरा करने में। हम सब अब्दुल कलाम को अपना प्रेरणा मानते हैं। उनके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद थे। लेकिन आपको पता है धन्यवाद। अब रौनक भैया जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताना चाहता हूँ। भगवान रामकृष्ण देव के पास माँ काली की एक छोटी सी मूर्ति थी, तो वे अक्सर कर उसके लिए कहा करते थे कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो कुछ विदेशी उनके पास आए, एक बार उनके पास आए तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इस मूर्ति में पूरा ब्रह्मांड समाया है, जबकि ये बहुत छोटी है। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि पृथ्वी बड़ी है या सूरज। तो वे उत्तर देते हैं विदेशी कि सूरज बड़ा है और पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पृथ्वी से तो सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटा क्यों दिखाई देता है। विदेशी कहते हैं कि ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में हमें बहुत बड़ा है। ठीक उसी प्रकार ये मूर्ति मेरे लिए बहुत बड़ी है और तुम्हें इस मूर्ति में पत्थर दिखाई देगा, लेकिन ये मूर्ति मेरे लिए बहुत बड़ी है। ये मैं माँ काली की गोद में खेलता हूँ। धन्यवाद। अब सभी प्रसाद ग्रहण करें और डोनेशन में डालें।
संकल्प शिक्षा निकेतन में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत ईश्वर की स्तुति से हो रही है। ये शिविर विवेकानंद नेत्रालय देहरादून के सौजन्य से आयोजित किया जाता है। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित विवेकानंद नेत्रालय देहरादून का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, जिसमें रियायती दरों पर अथवा आवश्यकतानुसार निःशुल्क इलाज किया जाता है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत रामकृष्ण मिशन के देहरादून के अध्यक्ष स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज जी के अथक प्रयासों से हुई, जिनका व्यवहार इतना मधुर है कि उनका मरीजों से एक आत्मीय रिश्ता बन जाता है। संकल्प शिक्षा निकेतन में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के सदस्य रामकृष्ण सेवा समिति के सहयोग से ये शिविर प्रति माह आयोजित किया जाता है, जिसमें संकल्प शिक्षा निकेतन के छात्र एवं छात्राएं अपने सेवा कार्यों से मरीजों का मन मोह लेते हैं। शिविर की शुरुआत हो चुकी है। आइए अब चलते हैं संकल्प शिक्षा निकेतन के मां शारदा भवन में। संकल्प शिक्षा निकेतन में रामकृष्ण सेवा समिति की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये नेत्र चिकित्सा शिविर निःशुल्क विवेकानंद नेत्रालय देहरादून की ओर से आयोजित किया जाता है। इस समय हम संकल्प शिक्षा निकेतन के शारदा भवन में आपसे बात कर रहे हैं। ये शारदा भवन है, जिसका उद्घाटन 17, 18, 19 नवंबर को भाव प्रचार परिषद की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में रामकृष्ण मिशन लखनऊ के श्रीमद स्वामी मुक्तिनाथानंद जी महाराज जी ने इस भवन का उद्घाटन किया था और रामकृष्ण सेवा समिति सोना अर्जुनपुर की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 17, 18, 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद का ये कार्यक्रम था। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की भावधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए विवेकानंद साहित्य की बिक्री की जाती है। ये संकल्प शिक्षा निकेतन के छात्र हैं, जो एक सैनिक की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। इन छात्रों का मूल मंत्र है नर सेवा नारायण सेवा।
स्वामी विवेकानंद का ये वाक्य छात्रों को प्रेरित करता आ रहा है, जिससे छात्रों में निस्वार्थ एवं एक साथ कार्य करने की भावना विकसित होती है और यही भावना एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। प्रणमामि परं जननीं जगतां तारिणीं भवसागर पारकरीं। प्रणमामि परं जननीं जगतां विजयं कुसुमं परिहृत्य सदा। संकल्प शिक्षा निकेतन के ये छात्र एवं छात्राएं इन सामाजिक एवं सेवा कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। विद्यालय के शिक्षण कार्यों की अलग से एक वीडियो बनाई गई है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब सभी मरीजों को क्रम से अंदर लाया जाएगा। तो सामने ये सबसे पहला ये काउंटर है रजिस्ट्रेशन का, और इस रजिस्ट्रेशन के काउंटर पर नंबर 1 रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस जगह पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और यहाँ पर विशेष वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है इस रजिस्ट्रेशन के लिए, और वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है ताकि सही तरीके से पेशेंट को पता चल सके कि कहाँ पर क्या करना है, और इस तरीके से सभी को यहाँ पर पंक्तिबद्ध हो जाना पड़ता है। चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोस्तुते। तो सर कितने पेशेंट एक बार में आप लेकर जाते हैं? सर हमारा कम से कम 50 का टारगेट रहता है। 50 का टारगेट एक कैंप में रहता है। जी। तो आज के कैंप में आपको लगभग कितने पेशेंट ऐसे आपको उम्मीद लगती है कि जिन्हें आप लेकर जाएंगे? जी उम्मीद तो 50 की है। अच्छा 50 हो जाएंगे आज। अच्छा, आज के 50 हो जाएंगे। जी। और उसके बाद वहां पर ले जाने के बाद फिर कितने दिन बाद आप वापस उनको छोड़ के जाते हैं? आज ये जाएंगे, आज इनका वर्कअप वगैरह होगी, जांच होंगी, कल इनकी सर्जरी होगी और परसों सुबह हम इन्हें वापस भेजेंगे। उसके 1 हफ्ते बाद हम इनका फॉलोअप करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो फिर वापस ले जाएंगे। 1 हफ्ते बाद दोबारा हम दवाई देते हैं। आपको व्यवस्था यहाँ की किस प्रकार की लगी है? बहुत अच्छी है। अच्छा, कोई अगर ऐसी दिक्कत रही हो, कोई प्रॉब्लम असुविधा हुई हो तो बताइए सर उसका, ताकि आगे और तरीके से उसको। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल आप पूरे तरीके से संतुष्ट हाँ हैं? जी, नमस्कार। हमारा हॉस्पिटल जो है आंखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम फ्री कैंप लगाते हैं और हॉस्पिटल में आंखों का पेशेंट जाता है, वहीं ऑपरेशन सर्जरी जो भी है सारा इलाज उनका अच्छे से किया जाता है। हाँ, बिल्कुल निःशुल्क इलाज। निःशुल्क इलाज, पूरा हाँ। निःशुल्क इलाज और बहुत अच्छे से निःशुल्क इलाज किया जाता है। हाँ, और हॉस्पिटल का तो खैर ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि लगभग अब तक यदि देखा जाए तो मेरे विचार से 3000 लोगों की लगभग कैटरेक्ट के ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किए जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर। हॉस्पिटल का और आपका सहयोग बहुत ज्यादा है और मेहनत आप लोग करते हैं, उसके लिए ये विशेष मेहनत बहुत रहती है, आपके सहयोग से हम कर पाते हैं। नहीं, फिर भी आपके सहयोग से हम ये सब संभव हो पाता है। आप इतना सहयोग करते हो, इसी सहयोग से हमारा ये काम चलता है। अच्छा, तो अब यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप बताइए कि आपको कैसी लगती है? आपको कोई असुविधा होती है तो उसके बारे में बताइए। असुविधा कोई कुछ नहीं होती है, हम क्या क्या बोले, इतनी सुविधाएं हैं। इस अच्छे बहुत अच्छे से सब कुछ होता है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से मिलती है यहाँ पे। आपके सहयोग से ही सर हम कर पाते इतना अच्छा कैंप। ठीक है। अच्छा, हमें पूरे सहारनपुर में कहीं कैंप नहीं। ये आपका बड़ा यहाँ पे व्यवस्था मिलती है, बड़प्पन नहीं सर, सच्चाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अपना नाम बताओ एक बार। सम्राट। क्या? जोर से बोलो। क्या नाम है? सम्राट। सम्राट। और क्या दिखाने आए हैं आप यहाँ पर? क्या दिखाने आए हैं? अच्छा, आपके बाबा जी कौन है बताओ? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा।
जी आप क्या दिखाने आए हैं? मैं आग दिखाना आ जी, कुछ अच्छा जी। दिक्कत है तो हल्की सी। अच्छा जी। हाँ जी। और क्या थोड़ी यानी दर्द वगैरह रहता है? ना जी, दर्द नहीं है। अच्छा जी। धुंधलापन सा जाएगा। अच्छा जी। हाँ। तो आपको यहाँ की व्यवस्था और बच्चों का जो तरीका है वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी। सराहनीय जी। तो कोई अगर ऐसी दिक्कत रही हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम रही हो जो आगे हम दूर कर सकें तो आप कृपया बताइए, ताकि हम आगे उस समस्या को भी दूर कर दें। हाँ जी, वैसे तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा। अच्छा जी, बिल्कुल सही है जी सब। हाँ जी। तो ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। 3 बार डाल देंगे आप, ठीक है? सुबह दोपहर शाम 1 बार। तो फिर ये सफाई ये तो आप कभी भी करा सकते हॉस्पिटल ना जाओ, वहाँ हो जाएगा। ठीक है बाबा? सर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, विवेकानंद नेत्रालय देहरादून के बारे में आप कुछ बताएं। ये विवेकानंद नेत्रालय बहुत अच्छा अस्पताल है। हाँ जी। आँखों का भी है और नाक कान और गले का भी है। अच्छे। हाँ। और ये तो जैसा कि पता ही है, जानकारी पूरी ये रहती है कि बहुत अच्छे से वहाँ जितने भी पेशेंट वहाँ से आते हैं बहुत तारीफ करते हैं और ये बताते हैं कि बहुत अच्छे से व्यवस्था हुई है। जी। तो आपको व्यवस्था में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी बताइए, ताकि उसको भी दूर किया जाए। जी नहीं, आपकी यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कोई अगर कोई भी आपको असुविधा लगती है तो बताइए, ताकि उसे आगे से बिल्कुल दूर किया जा सके। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छे से है, कोई नहीं। वैसे सर आपका ये जो विवेकानंद नेत्रालय है, लगभग 3000 लोगों की अब तक मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए विवेकानंद नेत्रालय आप लोग जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक बात और कि हमारे यहाँ पर ऑपरेशन जो सफेद मोतिया का होता है वो सब फ्री होता है, खाना फ्री, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और यही बहुत। और हमारे वहाँ पर सर्जन है जो डॉक्टर है। हाँ जी। बड़े से बड़े डॉक्टर, अच्छे से अच्छे, रेटिना का, मैकुला का, सबके। हाँ जी, सबका ट्रीटमेंट होता है सब। वैसे सर जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते भी हैं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और सारी व्यवस्थाएं, खाना पीना रहना बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित होता है। और ये इसकी जो उपलब्धि है ये पेशेंट जो बताते हैं वही बिल्कुल परिणाम है इस बात का, और जब वे बहुत तारीफ करते हैं तो वही बहुत खुशी की बात होती है हम सबके लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धांत। हाँ जी। मैं भी विवेकानंद नेत्रालय में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, आप वहाँ कब से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 2 सालों से विवेकानंद नेत्रालय। अच्छा, 2 सालों से हैं आप। और सर वहाँ के बारे में आप जानकारी जो देना चाहते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को, लाइव इस समय आप हैं और दर्शकों को जानकारी दीजिए। वैसे तो आपको बहुत चीज सारे लोगों से पता चल ही चुका है। विवेकानंद बेसिकली ये है कि जिनको आवश्यकता है, जो खुद से अपनी आंख को नहीं सुधार सकते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं। बेसिकली यही विवेकानंद जी का मकसद, मतलब विवेकानंद नेत्रालय का मकसद है। तो इस कैंप में शायद आप आज पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? इस कैंप में तो मैं पहली इस कैंप में आप पहली बार हैं। जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कैंप में लगभग अब तक 3000 कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं, जो कि बहुत सफल रहे हैं अब तक। और आप और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए सर। नहीं, बिल्कुल, अभी तो वैसे ही कि बाकी तो अभी देखने लगे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। लगभग एक दिन में कितने पेशेंट को आप चाय वितरित कर देते हैं? लगभग 500 प्लस को। 500 प्लस। रवि नंदन बंधन खंडन है, भव सागर तारन कारण है, रवि नंदन बंधन खंडन है, शरणागत किंकर भीत मने, शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। मरीजों को ले जाने की तैयारी की जा रही है। आज 65 मरीज हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाना है।
सबसे पहले तो मैं आई कैंप के बारे में बताना चाहूँ तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि जो लोगों की सेवा हो रही है ये सबसे बड़ी बात है और ये होनी चाहिए। तो इतना कल्याण हो रहा है इनका लोगों का क्योंकि आंखें बन नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही कहना चाहूँ। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इन्हें ये चीज़ पता लग रही है, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं जो बाहर से आई औरतें थी उनको बैठाने की सही से व्यवस्था करनी थी और मैंने कुछ अपने टीचर्स के साथ खाने में सहयोग किया है पेशेंट्स का खाना करवाने में। एक कैंप के द्वारा हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिला और हमें बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धन्यवाद। मेरी महिलाओं का टोकन नंबर चेक करके उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना था। धन्यवाद। इस कैंप में ये प्रयास किया जाता है कि व्यवस्था सही तरीके से चल सके और सही तरीके से बच्चे अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। असल में जो यहाँ पर कार्य किया जाता है बच्चों का 2 स्तरों पर कार्य होता है, एक तो मस्तिष्क स्तर पर और हृदय स्तर पर। तो ये देखकर कार्य किया जाता है कि बच्चा कितना मस्तिष्क से काम लेता है और कितना हृदय से काम लेता है। असल में ये आवश्यक होता है कि हृदय और मस्तिष्क दोनों में संतुलन बेहतर तरीके से होना चाहिए और इसी ये पहले पहचान की जाती है कि बच्चा किस लेवल पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। और उसके बाद यदि मान लीजिए ये होता है कि बच्चा मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसे हृदय के स्तर से सोचने की ये सिखाया जाता है कि वो हृदय से किस प्रकार सोच सकता है। ये जबकि बच्चे को बताया नहीं जाता लेकिन उसका जीने का तरीका और एक तरीके से पूरा जीवन उसका चेंज किया जाता है कि वो मस्तिष्क से सोचे या फिर हृदय से सोचे। और इसी में जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद फिर ये आता है जब ये 18 साल के हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे तो फिर ये देख सकेंगे कि मुझे शारीरिक स्तर पर किस तरह जीना है, चेतना स्तर पर किस तरह जीना है और मन के स्तर पर किस तरीके से जीना है। तो जब ये इस तरीके से इन बातों को समझेंगे, सोचेंगे और सही तरीके से काम करेंगे तो उस समय ये होगा कि जो इनको शिक्षा दी जा रही है ये शिक्षा सार्थक रूप से इसका फल आएगा और जब इसका प्रतिफल आएगा 18, 19, 20 साल के जब इनकी उम्र हो जाएगी तो उस समय इस जो इनको सिखाया जा रहा है या जो इनको शिक्षा दी जा रही है उस समय पता चलेगा कि आज की इस शिक्षा में हम कितना सफल हुए हैं और कितना कारगर हुए हैं। तो इसलिए मेन बात इन सभी का जो वास्तविक उद्देश्य है वो यही होता है कि सारी शिक्षा का एक उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने कार्य में सफल हो सकें और जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें और अपने एक ऐसी स्थिति बनाएं, एक ऐसी संकल्प शक्ति उनकी मजबूत होनी चाहिए कि वे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का एक तो बिल्कुल सामना करें और बेहतर तरीके से सामना करें और इसके अतिरिक्त जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उनका सामना करते जाएं और बहुत अच्छे तरीके से उनको सोचें, समझें और आगे बढ़ें। और जीवन शिक्षा का यही उद्देश्य है कि अपने जीवन में वे बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकें और इसी उम्मीद के साथ कि वे अपने जीवन में इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बचपन से ही बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के रूप में सेवा कार्य एवं आध्यात्मिक कार्यों से भी जोड़ना चाहिए ताकि उनका पुरानी पीढ़ी से भी तारतम्य बना रहे। परंतु शायद मोबाइल फ़ोन व इंटरनेट के कारण हमारे बच्चे इन सब से दूर होते जा रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।
यन्मन्त्री स्थिति ओम ब्रह्मा ब्रह्मावे नमो गणो ब्रह्मावतम ब्रह्मेव तेन कर्तव्यम्